हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नवाज हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है, इट्स कैनाल हेडवर्क्स एंड रेगुलेटरी वर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट कैनाल हेडवर्क्स। Structures which are constructed at the head of the main canal for diverting water in it from the river for various purposes। जो भी हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं एट द हेड ऑफ मेन कैनाल वाटर को डाइवर्ट करने के लिए, सो डैट कि हम उसको वेरियस पर्पसेज के लिए यूज कर सकें। इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जन हेडवर्क्स और रिवर रेगुलेटर। इनमें जो डिस्चार्ज निकलने का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, क्या इज इक्वल टू 1.7 L माइनस के इंटू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एच इंटू एच की पावर 3/2। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कैनाल हेडवर्क्स। अब कैनाल हेडवर्क्स हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, टेम्परेरी कैनाल हेडवर्क्स एंड परमानेंट कैनाल हेडवर्क्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेरी कैनाल हेडवर्क्स। दे आर द स्ट्रक्चर्स विच आर कंस्ट्रक्टेड टू रेज वाटर लेवल एंड डाइवर्ट इनटू द कैनाल। टेम्परेरी कैनाल हेडवर्क्स में हम क्या करते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जिनका फंक्शन होता है वाटर लेवल को रेज करना, फिर उनको आगे कैनाल में डाइवर्ट करना। दे आर टेम्परेरी एंड हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड एवरी ईयर। अब ये टेम्परेरी होते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको हर साल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। देन कम्स परमानेंट कैनाल हेडवर्क्स। दे आर कंस्ट्रक्टेड परमानेंटली टू रेज वाटर लेवल एंड डाइवर्ट इनटू द कैनाल। एज द नेम सजेस्ट, ये जो है परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका भी फंक्शन होता है वाटर लेवल को रेज करना, फिर उनको कैनाल में डाइवर्ट करना। बट ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे वियर हो गया, डैम हो गया, बैरेज एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट कैनाल हेडवर्क्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैनाल हेडवर्क। देयर आर जनरली 8 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कैनाल हेडवर्क्स। वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज वियर एंड बैरेज। वियर और बैरेज में क्या होता है कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अक्रॉस द रिवर टू स्टोर द वाटर एंड डाइवर्ट इनटू द कैनाल। अब वियर्स की हमारे पास जनरली 3 टाइप्स होती हैं, वर्टिकल ड्रॉप वियर्स, रॉक फिल वियर्स और कंक्रीट वियर्स। Firstly, we will discuss about vertical drop weirs. They are rarely used in nowadays. अब मोस्ट कॉमन एग्जांपल जहाँ पे वर्टिकल ड्रॉप वेयर्स यूज़ किया गया है वो है बिमगॉड वियर अक्रॉस रिवर गंगा इन हरिद्वार। इट इज़ जनरली सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस। सेकंड इज रॉक फिल वियर। इट इज़ जनरली कंसिस्ट ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स एंड कोर वॉल्स। जो कोर वॉल्स होती है वो मैसनरी वॉल्स की बनी हुई होती है। इन दिस केस अपस्ट्रीम स्लोप इज 1/4 एंड डाउनस्ट्रीम स्लोप इज 1/20। दे आर सुटेबल फॉर फाइन सैंड फाउंडेशन, रेयरली यूज इन नाउअडेज। अब जहाँ पे ये यूज़ किए गए हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल वेयर रॉकफिल वियर्स आर यूज्ड, ओखला वियर अक्रॉस यमुना रिवर नियर न्यू दिल्ली। एंड द थर्ड इज कंक्रीट वियर, मोस्टली यूज इन नाउअडेज। दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑन परवियस फाउंडेशंस। सबसे ज़्यादा जो आजकल के टाइम में यूज़ किए जाते हैं वो है कंक्रीट वियर्स। सेकेंड एलिमेंट इसमें जाता है हमारे पास डिवाइड वॉल। They are constructed to separate under slices and rest of the solid weir and constructed at right angles to the axis of the weir। डिवाइड वॉल को हम किस लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो डैट कि अंडर स्लाइसेस और रेस्ट ऑफ सॉलिड वेयर को हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड दे आर कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ वियर। इनकी जो टॉप विड्थ होती है वो जनरली 1.5 से लेकर 2.5 मीटर तक होती है। इट सर्व्स एज वन साइड ऑफ द फिश लैडर। फिश लैडर जो है वो भी डिवाइड वॉल के साथ ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इट हेल्प्स टू एंटर द क्लीन वाटर दैट इज वाटर फ्री फ्रॉम सिल्ट इनटू द कैनाल। थर्ड कंपोनेंट इज फिश लैडर। फिश लैडर के एक अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है विद द डिवाइड वॉल फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ द फिशेज। बिफोर मॉनसून्स दैट इज मे एंड जून दे ट्रेवल अपवर्ड और अपस्ट्रीम इन द सर्च ऑफ क्लीन वाटर। मॉनसून से पहले फिशेज जो है वो अपवर्ड ट्रेवल करती है इन द सर्च ऑफ क्लीन वाटर। मोस्ट ऑफ द फिशेज कैन ट्रेवल अपस्ट्रीम ओनली इफ द वेलोसिटी डज नॉट एक्सीड 3 to 3.5 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर 3 से लेकर 3.5 मीटर के बीच में ही होगी तभी ज़्यादातर फिशेज जो है अपवर्ड ट्रैवल कर सकती हैं। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी एक्सीड हो जाएगी तो फिशेज को अपवर्ड ट्रैवल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। Next component is scoring slices or under slices. They are the openings provided in the wall which are fully operated by gates. Scoring slices or under slices हम किनको कहते हैं, जो भी हम openings provide करते हैं वियर में और इनको हम fully operate करते हैं by means of gates. They prevent the entry of silt into the canal. इनकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, their capacity should be at least double of discharge of off-taking canal. अगर कैनाल का डिस्चार्ज लेटेड भी 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो उस केस में जो अंडर स्लाइसिस की डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी डबल ऑफ off-taking canal. It means that it should be 10 meter cube per second. During high floods, capacity should be 10 to 20% of the maximum flood discharge. और हाई फ्लड्स के केसेस में इनकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो 10 to 20% होनी चाहिए मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज की। क्रिस्ट ऑफ द अंडर स्लाइसिस शुड बी एटलीस्ट 1.2 मीटर बिलो द क्रिस्ट ऑफ द हेड रेगुलेटर इन केस व्हेन सिल्ट एक्सक्लूडर इज नॉट प्रोवाइडेड एंड इट शुड बी 1.8 to 2 मीटर व्हेन सिल्ट एक्सक्लूडर इज प्रोवाइडेड। फिफ्थ कंपोनेंट इज सिल्ट एक्सक्लूडर। सिल्ट एक्सक्लूडर के एक ऐसी डिवाइस है विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर बेड्स अपस्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर। इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टनल्स रेस्टिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द अंडर स्लाइसिस पॉकेट। इस केस में जो कैपेसिटी ऑफ टनल्स होती है वो कितनी होती है, 20% ऑफ द कैनाल डिस्चार्ज।
and minimum velocity is 2 to 3 meter per second. And sixth component is silt ejector or silt extractor. It is a device which removes the silt which has already entered into the canal. Silt extractor एक ऐसी डिवाइस है जो सिल्ट ऑलरेडी कैनाल में एंटर हो गई है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है. इट इज़ जनरली कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल डायफ्राग्राम स्लैब प्लेस स्लाइटली अबव द कैनाल बेड. ये एक हॉरिजॉन्टल डायफ्राग्राम स्लैब की तरह होता है और इसको हम जनरली कैनाल बेड के अबव प्रोवाइड करते हैं, स्लाइटली अबव द कैनाल बेड. हाइट ऑफ सिल्ट टनल्स बिलो द डायफ्राग्राम इज 0.5 टू 0.8 मीटर. सेवंथ इज कैनाल हेड रेगुलेटर, ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया. मार्जिनल बंड्स और गाइड बैंक्स, ये हमने रिवर ड्रेनिंग वर्क्स में डिस्कस कर लिया. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स. क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या होता है? द स्ट्रक्चर्स विच आर कंस्ट्रक्टेड फॉर कैरिंग द कैनाल वाटर अक्रॉस द नेचुरल ड्रेन आर नोन एज क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स. सो जो भी हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं कैनाल वाटर को अक्रॉस द नेचुरल ड्रेन कैरी करने के लिए, दैट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स. इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कैनाल्स आर अलाइंड अलॉन्ग अ वाटरशेड लाइन. तो अगर हमने क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स को मिनिमम करना, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं, उस केस में हम क्या करते हैं कि जो कैनाल्स हैं उनको हम अलॉन्ग वाटरशेड लाइन अलाइन करते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स. क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हमारे पास जनरली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. फर्स्ट इज एक्वाडक्ट, सेकंड इज सुपर पासेज, थर्ड इज लेवल क्रॉसिंग एंड फोर्थ इज इनलेट एंड आउटलेट. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट एक्वाडक्ट. इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड व्हेन कैनाल पासेज ओवर द नेचुरल ड्रेन. एक्वाडक्ट जो एक ऐसा स्ट्रक्चर है इसको हम तब कंस्ट्रक्ट करते हैं जब नेचुरल ड्रेन जो है नीचे से पास कर रही होगी और कैनाल जो है उसके ऊपर से पास कर रही होगी. इट हैज़ फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट इज मैसनरी आर्क एक्वाडक्ट. इट इज कंस्ट्रक्टेड इन दैट केस व्हेन विड्थ ऑफ नेचुरल ड्रेन इज वेरी लार्ज एंड विड्थ ऑफ कैनाल इज आल्सो लार्ज. मैसनरी एक्वाडक्ट को हम तब कंस्ट्रक्ट करते हैं जब विड्थ ऑफ नेचुरल ड्रेन एज वेल एज कैनाल जो होगी वो ज़्यादा होगी, उस केस में हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. इन दिस केस रोड इज प्रोवाइडेड एट द टॉप फॉर इंस्पेक्शन. For smooth entry of water, wing walls are also provided on the upstream and downstream faces. तो इस केस में विंग वॉल्स भी कंस्ट्रक्ट की जाती है स्मूथ एंट्री ऑफ वाटर के लिए. सेकेंड टाइप इसकी है पाइप एक्वाडक्ट. इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ पाइप कैरिंग कैनाल वाटर ओवर द नेचुरल ड्रेन सपोर्टेड ऑन मैसनरी वॉल्स एट द एंड्स. इसमें क्या किया जाता है कि कैनाल वाटर को एक पाइप के जरिए जो है ओवर द नेचुरल ड्रेन पास करवाया जाता है. इट इज कंस्ट्रक्टेड इन दैट केस व्हेन विड्थ ऑफ कैनाल इज स्मॉल एंड विड्थ ऑफ नेचुरल ड्रेन इज मोर. तो जिस केस में विड्थ ऑफ नेचुरल ड्रेन ज़्यादा होगी और विड्थ ऑफ कैनाल कम होगी उस केस में हम पाइप एक्वाडक्ट का यूज़ करते हैं. थर्ड इज बक्स कल्वर्ट एक्वाडक्ट. इट इज़ आल्सो कॉल्ड इरिगेशन ड्रेन टाइप एक्वाडक्ट. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन विड्थ ऑफ नेचुरल ड्रेन इज लेस देन 3.5 मीटर. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको हम तब प्रोवाइड करते हैं जब विड्थ ऑफ नेचुरल ड्रेन जो होगी वो लेस देन होगी 3.5 मीटर से. इट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ आरसीसी स्लैब सपोर्टेड ऑन पायर्स. ये एक टाइप का आरसीसी स्लैब का बना हुआ होता है जिसको हम पायर्स पे सपोर्ट करते हैं. Fourth is irrigation culvert aqueduct. It's provided when width of natural drain lies between 2.5 to 16 मीटर. इरीगेशन कल्वर्ट एक्वाडक्ट को हम तब प्रोवाइड करते हैं जब विड्थ ऑफ नेचुरल ड्रेन जो है 2.5 से लेकर 16 मीटर के बीच में लाई करेगी. इस केस में क्या किया जाता है कि आर्च ड्रॉप प्रोवाइड किया जाता है इंस्टेड ऑफ आरसीसी स्लैब. देन कम्स साइफन एक्वाडक्ट. इट इज आल्सो नोन एज ड्रेनेज साइफन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इन दिस केस हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ नेचुरल ड्रेन विल बी स्लाइटली हायर देन कैनाल बेड लेवल. ये भी एक्वाडक्ट ही है. इट मीन्स डैट कि इस केस में भी जो है नेचुरल ड्रेन का वाटर जो है नीचे से रन करता है और कैनाल का वाटर जो है ऊपर से रन करता है. बट इस केस में जो हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें क्या होगा कि जो हाईएस्ट फ्लड लेवल होगा नेचुरल ड्रेन का वो कैनाल बेड लेवल से स्लाइटली हायर लेवल पे होगा. इट सिंपली मीन्स डैट कि इसमें फ्री बोर्ड प्रेजेंट नहीं होगा, फ्री बोर्ड इसमें एबसेंट होगा. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इन दिस केस नेचुरल ड्रेन वाटर फ्लोज अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ऑब्वियस सी बात है कि जब फ्री बोर्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो जो नेचुरल ड्रेन में वाटर फ्लो करेगा वो अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लो करेगा. बाकी ऊपर जितने भी केसेस है इन सब में जो नेचुरल ड्रेन में वाटर फ्लो करेगा वो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्लो करेगा क्योंकि इन सब में एक सफिशिएंट फ्री बोर्ड प्रेजेंट होगा. इट मीन्स डैट देयर विल बी अ क्लियरली वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कैनाल बेड लेवल एंड हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द नेचुरल ड्रेन. बट साइफन एक्वाडक्ट इज द ओनली केस इन विच फ्री बोर्ड इज एबसेंट. सो मैंने हर केस में आपको ये बता दिया कि यहाँ पे कौन सा एक्वाडक्ट कब प्रेफर किया जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सेकंड क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज सुपर पासेज. इट इज सिंपली द रेसिप्रोकल ऑफ एक्वाडक्ट. अब एक्वाडक्ट में क्या होता था कि जो नेचुरल ड्रेन थी वो बिलो द कैनाल फ्लो करती थी, बट सुपर पासेज जो है ये रेसिप्रोकल है एक्वाडक्ट का. इस केस में क्या होता है कि जो नेचुरल ड्रेन है वो अबव द कैनाल पास होती है. इन दिस केस फ्री बोर्ड इज प्रेजेंट, सो इन दिस केस कैनाल वाटर रन्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सुपर पासेज में फ्री बोर्ड प्रेजेंट होता है
सो इट मीन्स डैट कि जो कैनाल वाटर है वो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्लो करेगा। अगर फ्री बोर्ड एब्सेंट होता तो इट मीन्स डैट कि जो कैनाल का वाटर है वो अंडर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्लो करता। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है, कैनाल साइफन। कैनाल साइफन क्या है, ये सुपर पासेज की ही एक टाइप है। इन दिस केस नेचुरल ड्रेन आल्सो क्रॉसेस ओवर द कैनाल, इट सिंपली मीन्स डैट कैनाल साइफन कम्स अंडर सुपर पासेज। इन दिस केस फ्री बोर्ड इज एब्सेंट। इन शॉर्ट वी कैन से डैट कि जो साइफन एक्वाडक्ट है और कैनाल साइफन है दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल इन द सेंस कि साइफन एक्वाडक्ट में क्या होता है कि जो नेचुरल ड्रेन है वो बिलो द कैनाल फ्लो करती है, बट कैनाल साइफन में क्या होता है कि जो नेचुरल ड्रेन है वो अबव द कैनाल फ्लो करती है। बट दोनों केसेस में एक सिमिलरिटी है कि दोनों केसेस में फ्री बोर्ड जो है वो एब्सेंट होता है। अब जैसे साइफन एक्वाडक्ट जो है ये टाइप है एक्वाडक्ट की, इन द सेम वे कैनाल साइफन इज अ टाइप ऑफ सुपर पासेज। इन दिस केस वाटर फ्लोज अंडर द साइफोनिक एक्शन। इस केस में जो वाटर फ्लो करता है वो अंडर द साइफोनिक एक्शन फ्लो करता है। इंस्पेक्शन रोड इज नॉट प्रोवाइडेड इन केस ऑफ सुपर पासेज अलॉन्ग द कैनाल, इट नीड्स अ सेपरेट ब्रिज फॉर द रोडवे। तो सुपर पासेज के केस में हम क्या करते हैं कि जो इंस्पेक्शन रोड है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो डेट्स वाई उसको इंस्पेक्ट करने के लिए एक सेपरेट रोड हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। होप कि दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर पासेज एंड एक्वाडक्ट। आई एम रिपीटिंग अगेन, दीज ऑल टर्म्स आर इंपॉर्टेंट हियर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन कम्स लेवल क्रॉसिंग, ये इसके नाम से ही पता चल जाता है। जब नेचुरल ड्रेन एज वेल एज जो आर्टिफिशियल कैनाल होगी वो सेम लेवल पे इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, देन द स्ट्रक्चर वी कंस्ट्रक्ट देयर इज नोन एज लेवल क्रॉसिंग। इन दिस केस वाटर इज अलाउड टू मिक्स विद ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है, जब सेम लेवल पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस केस में जो है दोनों का पानी जो है आपस में इंटरमिक्स हो जाएगा। इस केस में क्या किया जाता है कि रेगुलेटर्स प्रोवाइड किया जाता है एट द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ वाटर। नेचुरल ड्रेन पे भी और कैनाल पे भी रेगुलेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं सप्लाई ऑफ वाटर को रेगुलेट करने के लिए। Regulators are provided with lift gates or falling shutters. Stone pitches are also provided on the upstream and downstream side of the canal to prevent the canal banks from erosion. ये तो obvious सी बात है, स्टोन पिचिंग करते ही हम erosion से बचाने के लिए। And the last is inlet and outlet. Structure are constructed at inlet and outlet of the canal when both natural drain and canal meets at the same level. इनलेट एंड आउटलेट जो है ये लेवल क्रॉसिंग का ही एक पार्ट है। जब नेचुरल ड्रेन एज वेल एज कैनाल जो है सेम लेवल पे मीट करेंगे उस केस में हम करते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, इनलेट पे भी और आउटलेट पे भी। डेट स्ट्रक्चर्स विच वी कंस्ट्रक्ट एट इनलेट एंड आउटलेट आर नोन एज इनलेट एंड आउटलेट क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डैम्स। डैम्स क्या होता है? फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डैम। A solid structure constructed across natural drain to store the water on its upstream face is called dam. obvious सी बात है, जो भी हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं अक्रॉस द नेचुरल ड्रेन वाटर को स्टोर करने के लिए ऑन इट्स अपस्ट्रीम फेस, उसको हम डैम कहते हैं। इट इज जनरली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ डैम अकॉर्डिंग टू यूज। अब यूज के बेस पे अगर हम देखेंगे डैम जो है फर्दर क्लासिफाइड है तीन कैटेगरीज में, स्टोरेज डैम, डाइवर्जन डैम एंड डिटेंशन डैम। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट स्टोरेज डैम। एज द नेम सुजेस्ट These dams are constructed to store water during rainy season. स्टोरेज डैम्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं? वाटर को स्टोर करने के लिए ड्यूरिंग रेनी सीजन, सो डैट कि उसको हम फिर वेरियस पर्पसेज के लिए यूज़ कर सकें। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसकी भाखड़ा नंगल डैम इन पंजाब। सेकंड इज डाइवर्जन डैम। दीज आर द डैम्स विच आर कंस्ट्रक्टेड फॉर डाइवर्टिंग वाटर। इनको हम क्या करते हैं? वाटर को डाइवर्ट करने के लिए हम इन डैम्स का यूज़ करते हैं। सपोज कि हमने नेचुरल ड्रेन से कैनाल में वाटर को डाइवर्ट करना है, अक्रॉस द नेचुरल ड्रेन हम डाइवर्जन डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे सो डैट कि हम वाटर को डाइवर्ट करेंगे कैनाल में। Its height is low and has a small storage reservoir on its upstream face. इसकी हाइट जो होती है वो लो होती है एज कम्पेयर टू स्टोरेज डैम, क्योंकि इनको हमने सिर्फ डाइवर्जन के लिए यूज़ करना है, स्टोर करने के लिए हमने इनको यूज़ नहीं करना होता है। वियर्स एंड बैरेजेस कम्स अंडर दिस कैटेगरी। अब डाइवर्जन डैम की जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है वो है रूपर डैम इन पंजाब। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैम, वियर एंड बैरेज। डैम क्या होता है कि इसकी हाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब वियर की हाइट अगर हम देखेंगे वो कम होती है एज कम्पेयर टू डैम, बट इसकी हाइट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बैरेज। एंड सबसे कम हाइट किसकी होती है? बैरेज की होती है। इट्स हाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वियर, बट कम होती है एज कम्पेयर टू वियर। अब डैम में अगर हम देखेंगे इट स्टोर्स वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड, बट जो वियर है वो स्टोर करता है वाटर को फॉर शॉर्टर पीरियड, एंड बैरेज ऑल्सो स्टोर्स वाटर फॉर शॉर्टर पीरियड। वियर के एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन है पुट अक्रॉस द रिवर, बट जो बैरेज है वो नॉन सॉलिड कंस्ट्रक्शन है दैट इज पुट अक्रॉस द रिवर कंट्रोल्ड बाई गेट्स। बैरेज में हम क्या करते हैं कि इसको हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट्स। वियर जो है वो लेस कॉस्टली है, बैरेज इज मोर कॉस्टली। इन केस ऑफ वियर नो अटेंशन इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फ्लड्स, बट इन केस ऑफ बैरेज गेट्स आर रेज्ड और लोवर्ड। एट द टाइम ऑफ फ्लड्स में हमें कोई भी टेंशन जरूरत नहीं होती है वियर के केस में, बट बैरेज के केस में जब फ्लड आएगा हमें गेट्स को या तो रेज करना पड़ता है या फिर लोअर करना पड़ता है। इन केस ऑफ वियर अगर हम देखेंगे जो सिल्ट डिपोजिशन प्रॉब्लम इसमें अकर होती है, बट इन केस ऑफ बैरेज
नो सिल्टिंग प्रॉब्लम अकर्स, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं कि अगर सिल्टिंग अकर होगी गेट्स को रेज करके सिल्ट जो है वहाँ से बाहर जा सकती है, बट वियर में ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ वियर नो कंट्रोल ओवर द वाटर लेवल, वियर के केस में हम कोई भी कंट्रोल वाटर लेवल के ऊपर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन है अक्रॉस द रिवर। बट बैरेज के केस में हम ऐसा कर सकते हैं, बेटर कंट्रोल है ओवर द वाटर लेवल। अगर वाटर का लेवल एक्सेस हो गया तो हम गेट को ओपन करके एक्सेस वाटर को बाहर निकाल सकते हैं, बट वियर के केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्लियरली तीनों स्ट्रक्चर्स की डायग्राम दिखाई हुई है। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे डैम की बात करेंगे, यहाँ पे सफिशिएंट फ्री बोर्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वियर की बात करेंगे, वाटर लेवल जो है यहाँ पे भी क्रिस्ट लेवल से ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा गेट जो है टॉप पे प्रोवाइड किया हुआ है। सॉलिड वॉल जो है यहाँ पे ज़्यादा हाइट में है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे बैरेज। बैरेज में आप देख सकते हो सॉलिड वॉल जो है इसका लेवल काफ़ी कम है, क्रिस्ट लेवल भी बहुत नीचे है। यहाँ पे जो सारा काम है वो गेट का ही काम है, गेट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं इसको ऑपरेट करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू यूज जो थर्ड टाइप थी डैम की, इट वाज डिटेंशन डैम। डिटेंशन डैम का फंक्शन क्या होता है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर फ्लड कंट्रोल एट वेरियस प्लेसेस, रिटेन्ड वाटर इज रिलीज्ड ग्रेजुअली। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज डेब्रिज डैम। डिटेंशन डैम को हम किस लिए यूज़ करते हैं, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। ड्यूरिंग फ्लड जब डिस्चार्ज ऑफ वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, उस केस में हम क्या करते हैं कि डिटेंशन डैम को यूज़ करके उस फ्लडेड वाटर को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं किसी ऐसी जगह पे, बाद में हम उसको किसी वेरियस पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ डैम अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक डिज़ाइन। हाइड्रोलिक डिज़ाइन के बेस पे अगर हम देखेंगे, डैम जो है जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, ओवरफ्लो डैम्स एंड नॉन ओवरफ्लो डैम्स। एज द नेम सुजेस्ट, ओवरफ्लो डैम्स में क्या किया जाता है कि विच आर डिजाइंड इन सच ए वे टू कैरी सरप्लस डिस्चार्ज ओवर द क्रिस्ट। इन केस ऑफ ओवरफ्लो डैम्स जो एक्सेस वाटर होगा वो ओवर द क्रिस्ट फ्लो करता है। इसके लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो ओरिजिन रेजिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इसके क्रिस्ट लेवल से कंटिन्यूसली वाटर फ्लो करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इट मस्ट बी ओरिजिन रेजिस्टेंट। इट्स आल्सो नोन एज स्पिलवे डैम। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज आईचैन डैम इन यूपी। एंड नॉन ओवरफ्लो डैम इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओवरफ्लो डैम्स। इस केस में क्या होगा कि जो वाटर है वो क्रिस्ट लेवल से फ्लो नहीं करेगा। टॉप ऑफ दिस डैम कैन बी यूज्ड एज अ रोडवे। जो टॉप है इन डैम्स का उसको हम एज ए रोडवे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी ग्रेविटी डैम है, रॉकफिल डैम एटसेट्रा। देन कम्स क्लासिफिकेशंस ऑफ डैम अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, डैम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, रिजिड डैम्स एंड नॉन रिजिड डैम्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट रिजिड डैम्स। इन केस ऑफ रिजिड डैम्स, रिजिड मटेरियल यूज़ किया जाता है इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कंक्रीट, मैशनरी, स्टील एटसेट्रा। अब ये फर्दर क्लासिफाइड है फॉलोइंग कैटेगरीज में। फर्स्ट इसमें है ग्रेविटी डैम, सॉलिड मैशनरी डैम, आर्च डैम, स्टील डैम, टिम्बर डैम। अब ये मटेरियल के बेस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इनको डिटेल से डिस्कस करने की जरूरत है। एंड इन केस ऑफ नॉन रिजिड डैम्स, इनमें हम क्या करते हैं कि नॉन रिजिड मटेरियल का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉकफिल एटसेट्रा। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो नॉन रिजिड डैम्स की है वो अर्दन डैम है, रॉकफिल डैम है एटसेट्रा। यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अर्दन डैम को। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके नाम से ही पता चल जाता है, यहाँ पे हम अर्दी मटेरियल को यूज़ करेंगे, जैसे ग्रेवल्स हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। दे आर चीपर एंड रिक्वायर्स लेस स्किल्ड लेबर। ये चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे अबोव मेंशन डैम, और इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हमें लेस स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। इट हैज़ फॉलोइंग थ्री टाइप्स: होमोजेनियस अर्थन डैम, जोन टाइप अर्थन डैम एंड डायफ्राग्राम अर्थन डैम। होमोजेनियस अर्थन डैम में क्या होता है कि ये सिंगल काइंड ऑफ मटेरियल का बना हुआ होता है। ये जनरली इम्परवियस और सेमी इम्परवियस मटेरियल्स का बना हुआ होता है। इसको हम जनरली लव हाइट्स के लिए यूज़ करते हैं। देन कम जोन टाइप अर्थन डैम। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड्स ऑफ मटेरियल। इसमें क्या होता है कि दो जोन्स होते हैं, एक परवियस जोन होता है और एक इम्परवियस जोन होता है। परवियस जोन जो है सैंड, कोबल्स, ग्रेवल्स का बना हुआ होता है, और इम्परवियस जोन जो है क्ले, सिल्ट एटसेट्रा इनका बना हुआ होता है। एंड द थर्ड टाइप इज डायफ्राग्राम अर्थन डैम। इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ होमोजेनियस डैम। इसमें क्या किया जाता है कि एक थिन लेयर जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है ऑफ इम्परवियस मटेरियल दैट इज क्ले, सिल्ट एटसेट्रा टू चेक द सीपेज। इट इज़ आल्सो नोन एज थिन कोर डैम्स। अब जो डायफ्राग्राम है वो इंक्लाइंड भी हो सकता है और एग्जैक्टली वर्टिकल भी हो सकता है। इंक्लाइंड डायफ्राग्राम को हम ब्यूरेड ब्लैंकेट भी कहते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेक्शंस ऑफ एन अर्दन डैम। अर्दन डैम्स के सेक्शंस क्या क्या हैं, मेन कंपोनेंट्स क्या है, मेन एलिमेंट्स क्या है उसके, और उनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज क्या है। अब देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम देखेंगे जो अर्दन डैम है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रिपोजाइडल होता है। हाइट ऑफ डैम अगर हमने फाइंड आउट करनी होगी, इट इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्लड लेवल प्लस फ्री बोर्ड। टॉप विड्थ अगर हमने अर्दन डैम की फाइंड आउट करनी होगी, इट इज इक्वल टू h/5 प्लस 1.5। अकॉर्डिंग टू थंब रूल अगर हम देखेंगे टॉप विड्थ किसके बराबर आ जाएगी, h/4। स्लोप्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अपस्ट्रीम स्लोप होता है 2:1 एंड डाउन स्ट्रीम स्लोप होता है 3:1 इन केस व्हेन h इज ग्रेटर देन 30 एंड इन दैट केस व्हेन h इज लेस देन 30, उस केस में जो अपस्ट्रीम स्लोप होता है वो 2:1 होता है और डाउन स्ट्रीम स्लोप होता है 1.5:1।
आई एम रिपीटिंग अगेन, दीज वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें से कभी सिंपल आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, सिंपली आपको हाइट दे सकते हैं अर्दन डैम की और सिंपल वहाँ पे पूछेंगे कि व्हाट इज द टॉप विड्थ ऑफ द अर्दन डैम। सिंपल आपने फॉर्मूला यूज़ करना है H/4R H/1 5 + 1.5। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे आप अच्छे से देखना। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्दन डैम्स। अर्दन डैम को हम जनरली दो मेथड से कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोल्ड फील्ड मेथड एंड हाइड्रोलिक फील्ड मेथड। फर्स्ट इज रोल्ड फील्ड मेथड। इन दिस केस सॉइल इज कंपैक्टेड इन लेयर्स टू अटेन OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। थिकनेस ऑफ ईच लेयर इज 15 से लेकर 45 सेंटीमीटर। जनरली जो है सॉइल को डिफरेंट लेयर्स में ले किया जाता है। 15 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक एक लेयर की थिकनेस है, उसको अच्छे से कंपैक्ट किया जाता है अनटिल कि जब तक ना उसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अटेन हो। सॉइल इज टेकन फ्रॉम बोरो पिट्स, शुड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 times हाइट ऑफ द डैम। अब जो कंपैक्शन के लिए जो हम सॉइल यूज़ करेंगे उसको हम जनरली बोरो पिट से लेते हैं। अब ये बोरो पिट्स कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए? दे शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 times हाइट ऑफ द डैम। इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मोर हाइट्स देन डिजाइन बट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द डैम हाइट। रोल्ड फील्ड मेथड से जो हम डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको हमने जनरली जो उसकी डिज़ाइन हाइट है उससे ज़्यादा ही कंस्ट्रक्ट करना है, बट जो इसकी हाइट है इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द डैम हाइट। इट सिंपली मीन्स डैट कि अगर हम हाइट को इंक्रीज करेंगे सिर्फ 10% ही इंक्रीज कर सकते हैं, 10% से ज़्यादा हम डैम की हाइट को इंक्रीज नहीं कर सकते। सेकंड मेथड इज हाइड्रोलिक फील्ड मेथड। इट इज़ मेड अप ऑफ सॉइल एंड वाटर स्लरी। इसमें क्या किया जाता है कि सॉइल और वाटर की एक स्लरी बनाई जाती है। इन दिस केस पाइप्स आर लेड outer edge ऑफ द डैम एंड मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर आर कैरिड थ्रू दिस पाइप्स। पाइप्स जो है वो ले की जाती है outer edge ऑफ डैम से और जो ये मिक्सचर होगा सॉइल और वाटर का उसको कैरी किया जाता है इन पाइप्स के थ्रू। कोर्सर पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड नियर द outer edge एंड फाइन पार्टिकल्स नियर द सेंटर। जो कोर्सर पार्टिकल्स होंगे मतलब जिनका साइज ज़्यादा होगा उनको हम outer edge पे डिपॉजिट करते हैं डैम की, और फाइनर पार्टिकल्स को हम एट द सेंटर डिपॉजिट करते हैं। इट इज़ रेयरली यूज्ड इन नाउअडेज। रॉक फिल मेथड इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड मेथड इन नाउअडेज। अर्दन डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए रॉक फिल मेथड जो है यूनिवर्सली अडॉप्टेड मेथड है जो आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम क्या होता है? द डैम इन विच ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज दैट इज वाटर प्रेशर, वेव प्रेशर, सिल्ट प्रेशर आर रेजिस्टेड बाय सेल्फ वेट ऑफ द डैम इज नोन एज ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम हम उस डैम को कहते हैं जिसमें जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट करेंगे, चाहे वो वाटर प्रेशर है, वेव प्रेशर है, सिल्ट प्रेशर, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो उस पर एक्ट करेगी उसमें इतनी कैपेबिलिटी होगी कि सेल्फ वेट की वजह से वो उन सब फोर्सेज को रेजिस्ट कर सके। दैट डैम इज नोन एज ग्रेविटी डैम। मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल देन अर्दन डैम, इट्स सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और स्टेबल है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे अर्दन डैम, और ये सूटेबल है हर टाइप की फाउंडेशन के लिए। अब ग्रेविटी डैम जो है ये भी फर्दर क्लासिफाइड है फॉलोइंग कैटेगरीज में। फर्स्ट इज रबल मैसनरी डैम। इन दिस केस बैक एंड फ्रंट इज मेड अप ऑफ कोज्ड मैसनरी एंड इंटीरियर इज मेड अप ऑफ रबल मैसनरी। सीमेंट मोटार को यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सच डैम्स के लिए। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी डैम इज तंसा लेक डैम इन मुंबई, भास्कर डैम इन मैसूर एटसेट्रा। सेकंड इज कंक्रीट डैम। इट इज जनरली मेड अप ऑफ कंक्रीट। ये कंक्रीट का बना हुआ होता है, सिंपल है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लेस होती है। इसमें क्या किया जाता है कि जॉइंट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर रिवीलिंग द स्ट्रेस के इफेक्ट को कम करने के लिए जॉइंट्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। थर्ड इज आरसीसी डैम। एज द नेम सजेस्ट ये आरसीसी का बना हुआ होगा। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स। रैपिड कंस्ट्रक्शन इसमें पॉसिबल होती है। फोर्थ इज साइक्लोपीन डैम। साइक्लोपीन डैम में क्या होता है कि ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स का बना हुआ होता है। इसका जो फेस होता है वो मैसनरी का बना हुआ होता है और इसका जो इंटीरियर होता है वो कंक्रीट का बना हुआ होता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी है अशोकन डैम इन न्यूयॉर्क USA। देन कम्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम। अब ग्रेविटी डैम को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्टली हम ग्राउटिंग करते हैं, रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड 1:3 to 1:8। तो हम जनरली 300 से लेकर 400 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर से अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि होल्स ड्रिल किए जाते हैं एट अ डेप्थ ऑफ 3 से 15 मीटर, और उसके बाद प्राइमरी होल्स ड्रिल किए जाते हैं 12 से लेकर 30 मीटर तक। होल्स में इस मटेरियल को ग्राउट किया जाता है डैम्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस पार्ट में से न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इस पार्ट को अच्छे से देखना। कितनी टाइप्स की फोर्सेज जो है ग्रेविटी डैम पे एक्ट करती हैं? देयर आर 8 टाइप ऑफ फोर्सेज डैट एक्ट्स ऑन द ग्रेविटी डैम। फर्स्ट उसमें है वाटर प्रेशर। अब अगर हमने वाटर प्रेशर को फाइंड आउट करना होगा कि कितना वाटर प्रेशर ग्रेविटी डैम पे एक्ट करता है, इट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/2 W इंटू एच का स्क्वायर, वेयर P इज टोटल वाटर प्रेशर, W इज यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये तो कॉमन है, 9.81 इसकी वैल्यू होती है किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। H इज हाइट अप टू विच वाटर इज स्टोर्ड, कितनी हाइट तक पानी जो है डैम में स्टोर्ड है। P जो है वो एक्ट करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ h/3 फ्रॉम बेस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है वेट ऑफ डैम। अब अगर हमने सेल्फ वेट ऑफ डैम को फाइंड आउट करना होगा, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब आपको पता है वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। जो वॉल्यूम होगा डैम का
उसको यूनिट वेट ऑफ मटेरियल ऑफ डैम से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द वेट ऑफ द डैम। थर्ड इज अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर हमारे पास यहाँ पे जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एक जो हील पे एक्ट करता है और दूसरा जो टो पे एक्ट करता है। अब जो हील पे एक्ट करता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच, एंड जो टो पे एक्ट करता है इट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच का। एच और एच डैश हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग हाइट्स है, हाइट ऑफ वाटर एट हील एंड हाइट ऑफ वाटर एट टो। अपलिफ्ट प्रेशर गैरली पे अगर हमने फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच डैश प्लस 1/3 एच माइनस एच डैश। फोर्थ इज आइस प्रेशर। आइस प्रेशर में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइस इज 5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कंक्रीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास वेव प्रेशर। वेव प्रेशर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेव प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें एच डब्ल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है। अब एच डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, इट इज इक्वल टू 0.0322 रूट ऑफ वी एफ प्लस 0.763 माइनस 0.271 एफ की होल पावर 1/4। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब एफ की वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी 32 किलोमीटर। व्हेन एफ इज ग्रेटर देन 32 किलोमीटर it is equal to 0.0322 root of Vf, where Hw is height of waves in meters and V is wind velocity. F हमारे पास यहाँ पे क्या है, it is the length of the river. In this case वेव प्रेशर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, it is equal to 2.4 W into Hw into 1/2 into 5/3 Hw. It is simply equal to 2 into W into Hw का स्क्वायर. It generally acts at a distance of 3/8 Hw. Next is silt pressure. Silt pressure को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, it is represented by PS. It is equal to 1/2 गामा डैश एच का स्क्वायर 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5 एक्ट्स एट हाइट ऑफ h/3। विंड प्रेशर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, विंड प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बट इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है विच लाइज बिटवीन 1 से लेकर 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड द लास्ट इज अर्थक्वेक फोर्स। अर्थक्वेक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी बी इज इक्वल टू ए एच इंटू डब्ल्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर ग्रेविटी डैम्स। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से भी न्यूमेरिकल आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अब स्टेबिलिटी कंडीशन में हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, ओवर टर्निंग है, स्लाइडिंग है, क्रशिंग है और टेंशन है। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ओवर टर्निंग। अब अगर हमने डैम की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी अगेंस्ट ओवर टर्निंग, इसमें क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो किसके बराबर होना चाहिए, इट इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ रेजिस्टिंग मोमेंट्स डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ ओवर टर्निंग मोमेंट्स। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5। अगर इसकी वैल्यू इससे कम है वी कैन से डेट कि डैम इज अनस्टेबल अगेंस्ट ओवर टर्निंग। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग। अब स्लाइडिंग की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए डैम में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू सबमिशन ऑफ वी अपॉन सबमिशन ऑफ एच, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। म्यू की वैल्यू यहाँ पे लाई कर दी है 0.65 से लेकर 0.75। इन केस ऑफ लार्ज डैम shear स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज आल्सो कंसिडर्ड फॉर एन इकोनॉमिकल डिजाइन। लार्ज डैम्स के केस में shear स्ट्रेंथ को भी कंसिडर किया जाता है। उस केस में फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू म्यू इंटू सबमिशन ऑफ वी प्लस स्मॉल बी इंटू सी डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ एच। सी रिप्रेजेंट्स ईयर एवरेज कोहेजन, इसकी वैल्यू लाई कर रही है 14 से लेकर 40 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड इज क्रशिंग। क्रशिंग में हमारे पास जनरली दो फोर्सेज आ जाते हैं, वन एक्ट्स एट टो एंड वन एक्ट्स एट हील। टो के लिए फॉर्मूला क्या है, वी अपॉन स्मॉल बी 1 प्लस 6e अपॉन स्मॉल बी एट टो, एंड एट हील पे क्या फॉर्मूला है, वी अपॉन बी 1 माइनस 6e अपॉन बी। वी हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल वर्टिकल फोर्स, एंड ई इज सेंट्रिसिटी ऑफ रिजल्टेंट, और बी हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, विड्थ ऑफ डैम। एंड द फोर्थ स्टेबिलिटी कंडीशन इज टेंशन। फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ द डैम द रिजल्टेंट आर शुड फॉल विद इन द मिडल थर्ड पोर्शन ऑफ द बेस। This rule is also known as middle third rule. This is the most important point from examination point of view. For no tension in the dam, जो eccentricity होनी चाहिए डैम की, it should be less than b/6। अगर eccentricity जो है इससे ज़्यादा होगी उस केस में जो है डैम में टेंशन प्रोड्यूस हो सकती है। This rule is also known as middle third rule. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम। एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या है ग्रेविटी डैम की, if the gravity dam is subjected to only water pressure, uplift pressure and self weight, then the stability condition may be satisfied by right angled triangular section, and this right angled triangular section is known as elementary profile of a gravity dam. अब अगर डैम पे सिर्फ 3 ही टाइप्स के प्रेशर एक्ट करेंगे, डेट इज वाटर प्रेशर हो गया, अपलिफ्ट प्रेशर हो गया और सेल्फ वेट हो गया, उस केस में जो स्टेबिलिटी कंडीशंस होंगी डैम की उसको हम राइट एंगल ट्रायंगुलर सेक्शन से भी सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। तो डेट इज नोन एज एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम। इस केस में अगर हमने वेट ऑफ डैम को फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डैम इंटू यूनिट वेट ऑफ डैम मटेरियल। वाटर प्रेशर हम इस केस में कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2 W इंटू एच का स्क्वायर, इट एक्ट्स एट h/3 फ्रॉम बेस। एंड अपलिफ्ट प्रेशर को हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2 इंटू स्मॉल बी C इंटू W इंटू कैपिटल H, इट एक्ट्स एट वर्टिकली अपवर्ड एट b/3 फ्रॉम हील। इसमें हमारे पास यहाँ पे जनरली 2 क्राइटेरियाज आ जाते हैं, बेस विड्थ फॉर स्ट्रेस क्राइटेरिया एंड बेस विड्थ फॉर स्लाइडिंग क्राइटेरिया।
स्ट्रेस क्राइटेरिया के केस में इसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन रूट ऑफ रो इंटू सी। रो हमारे पास यहाँ पे है यूनिट वेट और सिंपली नोन एज डेंसिटी, सी इज अपलिफ्ट प्रेशर इंटेंसिटी कोफिशिएंट, एंड फॉर स्लाइडिंग क्राइटेरिया b इज इक्वल टू H अपॉन म्यू इंटू रो माइनस सी। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से भी न्यूमेरिकल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसमें जो ये फॉर्मूलाज है ये इंपॉर्टेंट है। टॉप विड्थ ऑफ ग्रेविटी डैम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 0.14 इंटू एच, जो टोटल हाइट दी होगी उसको हम 0.14 टाइम्स निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू टॉप विड्थ ऑफ द डैम। अब एक फॉर्मूला तो आया है टॉप विड्थ निकालने का 0.14 इंटू एच और इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू ए हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिनिमम विड्थ कितनी रिक्वायर्ड होगी रोडवे के लिए, उतनी मिनिमम टॉप विड्थ होनी चाहिए ग्रेविटी डैम की। अब जो ग्रेटर होगी फर्स्ट और टू की वही हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं। अब फ्री बोर्ड कितना होना चाहिए ग्रेविटी डैम में, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट शुड नॉट बी लेस देन 0.9 मीटर। मिनिमम जो फ्री बोर्ड होना चाहिए ग्रेविटी डैम में 0.9 मीटर होना चाहिए। और इसका फॉर्मूला क्या है फाइंड आउट करने के लिए, 3/2 इंटू HW। अब HW जो है अलग अलग फॉर्मूलाज मैंने आपको ऊपर बता दिया किस केस में कौन सा फॉर्मूला लगता है। हाइट ऑफ डैम हम कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू F अपॉन W रो प्लस 1। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। F यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परमिसिबल स्ट्रेस, एंड रो इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डैम मटेरियल। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्पिलवे। स्पिलवे क्या होता है, द स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड एट डैम साइड टू थ्रो ओवर द सरप्लस वाटर और एक्सेस वाटर, इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी वेल फॉर द डैम। स्पिलवे का मतलब क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर जो हम डैम साइड पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, डैम में जो एक्सेस वाटर आता है या सरप्लस वाटर आता है उसको बाहर निकालने के लिए, डेट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पिलवे। ये एक टाइप का सेफ्टी वेल एक्ट करता है डैम के लिए, क्योंकि अगर हम एक्सेस वाटर को बाहर नहीं निकालेंगे डैम से, इट कैन डैमेज द डैम, दैट्स वाई इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी वेल फॉर द डैम। It has following types: free overfall or straight drop spillway. It is the simplest kind of spillway used for low heights, narrow crested structures or having downstream face nearly vertical. फ्री ओवरफॉल और स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक सिंपलेस्ट काइंड ऑफ स्पिलवे है जिसको हम जनरली लो हाइट्स और नैरो क्रिस्टेड स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करते हैं। और इस केस में क्या होता है कि जो डाउनस्ट्रीम फेस होता है वो नियरली वर्टिकल होता है। सेकेंड टाइप इज ऑगी आर ओवरफ्लो स्पिलवे। इट इज ऑल्सो नोन एज एस्करो स्पिलवे। It is the most common type of used spillway. It's an improvement over straight drop spillway. ये मॉडिफिकेशन है और फर्स्ट टाइप ऑफ स्पिलवे में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे के केस में जो वाटर है वो वर्टिकली फॉल करता है और ऑगी स्पिलवे के केस में जो वाटर है वो स्मूथली गाइड किया जाता है। थर्ड इज साइड चैनल स्पिलवे। इन दिस केस वाटर इज कैरिड अवे टू द चैनल्स रनिंग पैरेलल टू द क्रिस्ट। इस केस में क्या किया जाता है कि क्रिस्ट लेवल के पैरेलल जो है डैम में छोटी छोटी चैनल्स कंस्ट्रक्ट की जाती है जो एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। दे आर प्रोवाइडेड इन केस ऑफ नैरो स्पेस। अब साइड चैनल स्पिलवे जो हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे नैरो स्पेस होगी, मतलब बाहर जो है ज़्यादा स्पेस नहीं होगी एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए। इट्स अ बेस्ट चॉइस वेयर अ लॉन्ग ओवरफ्लो क्रिस्ट इज डिजायर्ड इन ऑर्डर टू लिमिट द सरचार्ज हेड एंड अबॉटमेंट्स आर स्टीप। फोर्थ इज ओपन चैनल आर ट्रफ स्पिलवे। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज शूट स्पिलवे। अब इसको हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, व्हेन वैली इज नैरो, व्हेन बेड इज इरोडेबल एंड व्हेन सेपरेट साइट फॉर स्पिलवे इज नॉट अवेलेबल। फिफ्थ इज टनल स्पिलवे। इट इज ऑल्सो नोन एज कंड्यूट स्पिलवे। ये तो बेसिक है, टनल्स के जरिए जब हम एक्सेस वाटर को बाहर निकालते हैं, डेट टनल इज नोन एज टनल स्पिलवे। इसको हम कंड्यूट स्पिलवे भी कहते हैं क्योंकि ये क्लोज्ड पाइप की तरह होता है। दिस आर डिजाइन टू फ्लो पार्शली फुल। टनल्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये पार्शली फुल फ्लो करेंगे, कभी हम इनको फुली फ्लो नहीं करवाते हैं। इन केस दे फ्लो फुल, साइफोनिक एक्शन कैन काज ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर बीइंग क्रिएटेड इन द कंड्यूट। अब अगर कभी टनल स्पिलवे जो है वो फुल फ्लो करेगा, इसकी वजह से क्या होता है कि साइफोनिक एक्शन काज होता है ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर बीइंग क्रिएटेड इन द कंड्यूट। इट कैन काज डैमेज टू द डैम, दैट्स वाई कि इनको इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है। सिक्स्थ टाइप इज शॉफ्ट आर मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे। इट इज़ यूज्ड इन दैट केस व्हेन देयर इज नो स्पेस फॉर अदर्स। इसको हम जनरली उस केस में यूज़ करते हैं जब कोई भी अदर टाइप ऑफ स्पिलवे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब अगर मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे जो है स्मॉल हाइट की होगी, उस केस के लिए हम क्या करते हैं, मेटल या कंक्रीट पाइप का यूज़ करते हैं। लार्ज शाफ्ट स्पिलवे के लिए हम आरसीसी मटेरियल का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट टाइप इज साइफोनिक स्पिलवे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइफोनिक एक्शन। साइफोनिक स्पिलवे जो है वो प्रिंसिपल ऑफ साइफोनिक एक्शन पे वर्क करती है। अब अगर आपने इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करना है तो ऊपर आई बटन में आपको लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डिटेल से देख सकते हो। एंड द लास्ट टॉपिक इज एनर्जी डिसिपेशन एंड डिसिपेटर्स। एनर्जी डिसिपेशन क्या होता है और एनर्जी डिसिपेटर्स क्या होता है। डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क्स प्रोवाइडेड फॉर डिसिपेटिंग द एनर्जी ऑफ वाटर। अब देखो जब डैम का वाटर जो है स्पिलवे के जरिए बाहर आएगा, जो फ्रंट साइड होगा डैम का उसके बेड को डैमेज कर सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोटेक्शन वर्क्स करते हैं उस बेड को इरोजन से बचाने के लिए, डेट इज नोन एज एनर्जी डेसिपेटर्स। एनर्जी को डेसिपेट करना मतलब डिस्ट्रॉय करना, उसके इफेक्ट को कम कर देना। एनर्जी डेसिपेशन के लिए हम कौन कौन सी डिवाइसेज यूज़ करते हैं, एनर्जी डेसिपेटर्स है, डेसिपेशन डिवाइसेज है, एटसेट्रा।
इट कैन बी डन बाई 2 ways। एनर्जी को हम जनरली 2 तरीकों से डेसिपेट कर सकते हैं, बाई प्रोवाइडिंग हाइड्रोलिक जंप और बाई प्रोवाइडिंग बकेट टाइप एनर्जी डेसिपेटर्स। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।